नमस्कार भाई सभी को। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में इंडिया जीके प्लस जीएस के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं मैंने। ये आपकी एक क्विज रहेगी, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, कितने क्वेश्चंस ठीक मिले हैं आपको। ये एक 25 क्वेश्चंस की सीरीज है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड पॉलिटी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी शामिल किए गए हैं। तो ओवरऑल कंप्लीट जीके है इसमें। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने लिए हैं इसमें, और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है ये, चाहे वो एग्ज़ाम सेंटर का हो या स्टेट का, क्योंकि जीके और जीएस हर जगह पूछी जाती हैं। तो हरियाणा वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन। जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो उस पर डिस्प्यूट हुआ वो किसके बीच में है? वो डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और अफ़गानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, या इंडिया और नेपाल। जो सियाचिन के बीच में डिस्प्यूट है भाई, वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है भाई। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है भाई, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। दे ऑल्सो फोर्ट वॉर फॉर डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन 1994। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भाई। ठीक है भाई, सियाचिन है जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और युद्ध लड़ा गया था इसके लिए 1984 में लड़ा गया था इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध। ठीक है भाई, और जो सियाचिन ग्लेशियर है वो सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है ये दुनिया का। नॉन पोलर एरिया की बात करें तो हम, नॉन पोलर एरिया का मतलब ऐसा एरिया जो बर्फीला नहीं है, जैसे कि अंटार्कटिका है, वो पोलर एरिया है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? बताइए भाई। मेडागास्कर, न्यूजीनिया, ग्रीनलैंड या आइसलैंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है दुनिया का। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है? साउथ अफ्रीका, सूडान, इजिप्ट या अल्जीरिया? तो बताइए, इसका राइट आंसर होगा अल्जीरिया। ठीक है जी, अल्जीरिया एशिया अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हु हैड प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है, उसका आइडिया किसने दिया था भाई? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी, या रॉयल कमीशन? इस क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। तो इसका मतलब है 3 चरण में पंचायती राज होगा। जो पंचायती राज की प्रणाली होगी 3 चरणों में होगी। तो ये किसने दिया था भाई ये प्रावधान? ये किया गया था भाई बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर होगा अपना बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है भाई, 3 टायर दिया था उसने। तो अगला क्वेश्चन, द कमेटी विच एग्जाम इज द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन सी कमेटी है भाई जो रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है? एस्टीमेट कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीएसी। पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, तो ये कैग की रिपोर्ट को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, हु जनरली प्रेजेंट्स द फाइनेंस बजट इन इंडियन पार्लियामेंट। तो भाई बजट कौन प्रेजेंट करता है भाई? इंडिया पार्लियामेंट में बजट को कौन प्रेजेंट करता है? आरबीआई गवर्नर बजट को प्रस्तावित करता है, बजट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, या फाइनेंस सेक्रेटरी? बताइए भाई। इसका करेक्ट आंसर होगा अपना फाइनेंस मिनिस्टर होगा। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर है जो वो बजट को प्रस्तावित करता है इंडियन पार्लियामेंट में। तो चलो आगे चलते हैं। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ। ये जो कैबिनेट सिस्टम है इंडिया में और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर कोई सामूहिक रूप से जवाबदेही रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, किसके कंट्रीब्यूशन है भाई? ये किसका योगदान है? ये आयरलैंड का,
यूनाइटेड स्टेट का, इंडिया का या ब्रिटेन का? बताइए भाई कौन सी कंट्री से प्रावधान लिया है हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले का और कैबिनेट सिस्टम में? बताइए भाई। करेक्ट आंसर होगा इसका ब्रिटेन। ठीक है भाई, ब्रिटेन से लिया गया ये प्रावधान। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर द हाई कोर्ट्स इन इंडिया सेटअप फर्स्ट। तो इंडिया में भाई हाई कोर्ट है वो सबसे पहले कहाँ सेटअप किए गए थे भाई? देखिए, दिल्ली और कोलकाता में, बॉम्बे एंड मद्रास में, या कोलकाता बॉम्बे मद्रास कोलकाता, मुंबई दिल्ली कोलकाता, या मद्रास एंड मुंबई? तो बताइए भाई सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ सेटअप किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता में। तो देखो मैंने ठीक लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं इसमें। इसमें ऐसा नहीं किया कि मैंने बिल्कुल ही लो लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं जो हर बच्चा कर पाए, क्योंकि कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाए हैं। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं आप, ज़्यादा इजी तो नहीं कह सकते, ज़्यादा कॉमन भी नहीं है ये क्वेश्चन, बट मॉडरेट लेवल के हैं ये। तो सभी वही उठाए हैं मैंने। तो अगर आप करते हो हमारी जीके क्विज में पार्टिसिपेट, डेली करते हो, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से रूबरू हो पाओगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड। जो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है उसको कैसे शुरू किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन है, संविधान में संशोधन है, उसको कैसे शुरू किया जा सकता है, कैसे उसका प्रोसेस शुरू किया जा सकता है? बाय इंट्रोडक्शन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के द्वारा इंट्रोडक्यूस करवाना है उसको, या बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन राज्यसभा, राज्यसभा में डालना बिल को, या बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, या गवर्नर के द्वारा किया जाता है, या बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट के किसी भी सदन में उस बिल को पेश कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन में बिल को पेश कर देना, अगर आप संविधान में संशोधन चाहते हो तो। ठीक है भाई, किसी भी हाउस में कर सकते हो, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है भाई। तो चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया एंड फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड इन। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ और पहले भारत के जनरल इलेक्शंस कब हुए, ये कहना चाहता है। तो देखते हैं 1949 में, 1950 में, 1951 में, या 1952 में? बताइए भाई आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए हैं भाई वो हुए थे 1951 में हुए थे। ठीक है भाई, 1951 में कंडक्ट किया गया था पहले जनरल इलेक्शंस को। तो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमपीए। तो एमपी और एमपीए को डिस्क्वालीफाई करने का प्रावधान है, तो वो किस अमेंडमेंट में है भाई? तो चलो उसके बारे में जानते हैं। 42nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 62 अमेंडमेंट, या 32 अमेंडमेंट? तो आपका क्या करेक्ट आंसर है भाई आपके हिसाब से? तो भाई ऐसे आप अपना स्कोर भी चेक करते रहिए कि कितना बना है, क्विज की तरह करिए इसको। ठीक है, तो क्विज की तरह पार्टिसिपेट करिए इसमें। तो चलो भाई, डिस्क्वालिफिकेशन होता है भाई इनका 42nd अमेंडमेंट में किया जाता है इनका। ठीक है भाई, 42nd अमेंडमेंट में, और 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। ठीक है भाई, ये भाई मैं इस पर डाउटफुल हूँ, ये थोड़ा इस पर ध्यान देना है। 42nd अमेंडमेंट नहीं है, 52nd अमेंडमेंट मिलेगा। ये शायद गलती से टाइप हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ये 52 है ये। ठीक है भाई, 52nd अमेंडमेंट में है इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है, और 10th शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दल बदल पार्टी जो एमपीज और एमएलए होते थे, जो एमपीए लिख रखा है भाई, ये एमएलए आएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, एमएलए आएगा। एमपी और एमएलए होते थे भाई, वो अपनी पार्टी बदल लेते थे। ठीक है भाई, पहले पार्टी बदल लेते थे, बट अब एंटी डिफेक्शन लॉ जब से बनाया तो वो अपनी पार्टी नहीं बदल सकते, क्योंकि उनको अगर ऐसा करते पाया गया तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो दल बदलू रूल है ये, वो लागू किया गया है ये। ठीक है भाई, आई होप आप समझ गए होंगे। 52nd अमेंडमेंट कर लेना इसको। ठीक है भाई, ये टाइप गलत हो गया ये। इंडिया विंस फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अब्दुल कलाम आज़ाद की, मोहम्मद अली की, या जाकिर हुसैन की, या सैयद अहमद खान की है? तो बताइए भाई इसके बारे में, इंडिया विन फ्रीडम्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो भाई ये ऑटोबायोग्राफी है अपनी अब्दुल कलाम आज़ाद की। ठीक है भाई, अब्दुल कलाम
आज़ाद की, ठीक है। तो देखिए 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, इनका बर्थडे होता है उस दिन, ठीक है भाई। ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है भाई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। और इनको भारत रत्न मिला है भाई पोस्टथ्यूमसली, पोस्टथ्यूमसली इनको भारत रत्न मिला है, ठीक है भाई। पोस्टथ्यूमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, ठीक है भाई, मरणोपरांत, ठीक है भाई। मरणोपरांत इनको भारत रत्न से नवाजा गया है, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर भी थे ये इंडिया के, तो लिख देते हैं भाई एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है भाई, ठीक है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है भाई। स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो आगे देखते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग विजिटेड गांधी इन साउथ अफ्रीका। जो गांधी भाई साउथ अफ्रीका में गए थे जब गांधी जी, तो उनको किसने विजिट किया था भाई? गोपाल कृष्ण गोखले ने विजिट किया था उनको, उनसे मिलने गए थे, या बाल गंगाधर तिलक ने, या वल्लभ भाई पटेल ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है भाई। गोपाल कृष्ण की गोखले इनको मिलने गए थे साउथ अफ्रीका में। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हु वाज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन रहे हैं भाई? राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, या आचार्य JB कृपलानी रहे हैं भाई? बताइए भाई, बताइए आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर इट, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं, परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाई। कॉर्नवालिस के द्वारा, हार्स्टिंग के द्वारा, क्लाइव के द्वारा, या वेल्सली के द्वारा? परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, तो ये किया गया था भाई कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था भाई, ठीक है। कॉर्नवालिस के द्वारा। द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज, ये थोड़ा अब अपने आगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, मैंने जैसे आपको बताया था कि हर सेक्शन से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, तो ये इकोनॉमिक्स पे आ गया हूँ। द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंक्लूडेड इन द, गरीबी हटाओ कौन से 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस करा गया था भाई? ये बताइए आप मुझे। ये किया गया था भाई 5th प्लान में, ठीक है भाई। 5th प्लान में गरीबी हटाओ, ठीक है। द सेकंड प्लान गेव प्रायोरिटी, तो जो दूसरा 5 ईयर प्लान था, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो किस चीज़ को प्रायोरिटी दी थी उसने? एग्रीकल्चर को, हैवी इंडस्ट्रीज़ को, सर्विसेज को, फॉरेन ट्रेड को? तो भाई आंसर है अपना करेक्ट हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज़ को प्राथमिकता दी थी इसमें, ठीक है। सेकंड में, और पहले वाले में पूछे तो भाई उसमें दी गई थी एग्रीकल्चर को, ठीक है। और ये किस मॉडल पे बेस्ड है भाई दूसरे वाला, वो भी देखेंगे। ये दूसरे वाला जो पंचवर्षीय योजना है, ये बेस्ड ऑन महान नोविस मॉडल, महाल नोविस मॉडल पे ये बेस्ड है भाई, ठीक है। उस पर आधारित है महाल नोविस मॉडल पे। तो चलिए आगे देखते हैं, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ, अब ये अपने पास बायोलॉजी के क्वेश्चंस आ गए हैं कुछ। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, RBC कहते हैं जिसको। RBC का जो एवरेज लाइफ स्पैन है, उसकी जो आयु है कितनी होती है भाई? वो होती है हमारी 100 से 120 दिन होती है भाई, ठीक है। 100 से 120 दिन की आयु होती है, लाइफ स्पैन होता है जो RBC का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा अपना 100 से 120 दिन। तो आगे देखते हैं, द लार्जेस्ट WBC, लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स कौन सा है भाई? 2 टाइप के कॉर्पुसल्स होते हैं अपने, RBC एंड WBC, ठीक है भाई। जो RBC होता है वो हेल्प करता है हमारी ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन कराने में, ठीक है। ब्लड की ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कराने में हमारी, ठीक है भाई। ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कराता है। जितना ज़्यादा RBC रहेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी बॉडी में, क्योंकि ब्लड उतना सप्लाई होगा, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी उतनी सप्लाई होगी, ठीक है। और WBC होता है, उसका काम होता है इन्फेक्शन को कॉम्बैट करना, इन्फेक्शन के साथ लड़ता है वो, ठीक है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट करता है वो, एंटीबॉडीज़ बनाता है वो, ठीक है भाई। एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है वो।
WBC एंटीबॉडी का निर्माण करता है भाई, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई अपना द लार्जेस्ट WBC इज मोनोसाइट है भाई, लार्जेस्ट WBC अपना, ठीक है, मोनोसाइट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड प्योरीफाई द ब्लड। हाँ भाई देखो, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और खून को शुद्ध कर देता है भाई। कौन सा ऑर्गन है वो? लीवर है, किडनी है, लंग्स है या फिर स्प्लीन है? वो है भाई, करेक्ट आंसर रहेगा इसका लीवर, ठीक है, लीवर करता है ऐसा, ठीक है भाई। तो आगे देखो, विच आर नॉट इंक्लूड इन द मिल्क टीथ इन ए चाइल्ड ऑफ 3 से 4 साल का बच्चा है मान लो कोई, तो उसमें किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते? इंसीजर नहीं पाए जाते, मोलर, प्री मोलर या कैनाइन्स? क्या नहीं पाया जाता भाई उनमें? उनमें नहीं पाए जाते भाई मोलर्स, ठीक है, मोलर्स नहीं पाए जाते उनमें, ठीक है, क्योंकि ये पीछे वाले दांत होते हैं, बिल्कुल जाड़ होती हैं जो सबसे पीछे, उन्हें बोलते हैं मोलर्स, ठीक है भाई, वो नहीं पाए जाती 3-4 साल के बच्चे में। वट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? वॉशिंग सोडा है, लाइमस्टोन है, मार्बल है या लाइम है? तो करेक्ट आंसर होगा अपना वॉशिंग सोडा होगा भाई इसका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? CaOCl2 का कॉमन नेम क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर होगा, बेकिंग सोडा होगा, बेकिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा होगा भाई? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो अपना रहेगा भाई ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 ये फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है भाई। और ब्लीचिंग पाउडर को भाई कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर एंड ब्लीचिंग पर्पस। जो पानी में इन्फेक्शन होता है ना, उसको ख़त्म करने के लिए एक डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है भाई, उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। एंड ब्लीचिंग पर्पस, ब्लीचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रोइल इज द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑयल ऑफ विट्रोइल के नाम से किसको जाना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, कार्बोनिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को या एसिटिक एसिड को? तो ऑयल ऑफ विट्रोइल इसके नाम से जाना जाता है भाई सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है भाई। H2SO4 ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। आज का आखिरी क्वेश्चन है अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज म्यूरियोटिक एसिड? म्यूरियोटिक एसिड के नाम से किसको जाना जाता है भाई? म्यूरियोटिक एसिड के नाम से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या कार्बोनिक एसिड? तो इसका भाई करेक्ट आंसर रहेगा अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को ही जाना जाता है म्यूरियोटिक एसिड के नाम से भाई, ठीक है, म्यूरियोटिक एसिड के नाम से HCl को ही जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना HCl, ठीक है भाई, HCl के नाम से जाना जाता है म्यूरियोटिक एसिड को, ठीक है भाई, करेक्ट आंसर है अपना ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है भाई। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।